इसलिए कि मेरे दादा ने भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ी थी। जब देश गुलाम था उस समय भी लड़ते रहे, विधायक बने तब भी लड़ते रहे, मरते तक लड़ते रहे। और उस परंपरा को मेरे पिता स्वर्गीय देवेंद्र कुमार अभय ने भी निभाया। वो जब तक जिंदा रहे गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते रहे, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ते रहे, जो शोषित और पिछड़े लोग थे उनके लिए लड़ते रहे। कि संघर्ष चाहे जितना होगा, चाहे जितनी लाठियाँ चलेंगी, इसको जिला बनवा कर मैं दम लूँगा। तो आप सरकार को दोषी मान सकते हैं, जनप्रतिनिधियों को दोषी मान सकते हैं, जो एमपी हुए, एमएलए हुए, जिला पार्षद हुए, उनको दोषी मान सकते हैं कि ये आवाज़ सही जगह तक नहीं पहुंच पाई। महाराजगंज को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। अगर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र हो सकता है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, महाराजगंज नगर पंचायत हो सकता है, महाराजगंज अगर अनुमंडल मुख्यालय हो सकता है, तो 40 वर्षों में यह जिला मुख्यालय क्यों नहीं हो सकता है? आपने देखा इस शहर की स्थिति। आप जब सड़क पर चलेंगे तो हिचकोले खाते हुए चलेंगे। आपको लगेगा कि आप कहीं 2 फीट नीचे जा रहे हैं, 1 फीट ऊपर आ रहे हैं, 2 फीट नीचे जा रहे हैं। तो अगर ये अनुमंडल मुख्यालय का सड़क है और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय का सड़क है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय का सड़क है, तो अगर इस सड़क को देखा जाए तो सब विकास अलग हो रहा है। जो महाराजगंज 50 साल पहले था वही महाराजगंज आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो सड़कों का निर्माण उमाशंकर प्रसाद के कार्यकाल में मुख्य सड़क का निर्माण हुआ, वही सड़क आज भी दिखाई पड़ता है। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है। ऐसे भावी प्रत्याशी, मजबूत दावेदार, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जो भी कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उनसे आपको रूबरू करा रहा है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त महाराजगंज विधानसभा में पहुंची है और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, ऐसे शख्स से आपको परिचय कराने जा रहे हैं। पहले हम उनके बारे में बता दें। उनके दादाजी स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद, उनके दादाजी का नाम है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का। उनके दादाजी 2 बार विधायक रह चुके हैं और वे खुद सिवान में 20 वर्ष से ज़्यादा समय से वो सिवान में पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद रंजन जी। सबसे पहले प्रमोद जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महाराजगंज चलकर पहुँचे। प्रमोद जी से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इनके दादाजी के बारे में कुछ बातें अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं इनके दादाजी, जिनका नाम स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 28 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने निजी ज़मीन पर निजी कोष से एक विद्यालय का निर्माण कराया। विद्यालय का निर्माण कराने के पीछे मकसद ये था कि युवाओं को ये शिक्षित करे और युवाओं को ये शिक्षित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली तो अंग्रेज़ इससे इतना खफा हुए कि इन्होंने इस विद्यालय के लाइब्रेरी को ही जला दिया, आग लगा दिया। इनसे भी इन लोगों का मन नहीं भरा। उसके बाद इनको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद चुप नहीं रहे और महाराजगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बुलाए, जनसभाएं कराए, लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट किया। उसके बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इन्होंने अपनी धरती पर बुलाया, महाराजगंज की धरती पर बुलाया और आज़ादी की लड़ाई में लोगों को लगातार एकजुट करते रहे। जब अंग्रेज़ों ने इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया, उसके बाद ये अंडरग्राउंड होकर लोगों की आर्थिक मदद करते रहे ताकि जो आज़ादी के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसकी धार कमज़ोर ना हो सके। ऐसे हमारे साथ समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र प्रमोद रंजन जी हैं। तो सबसे पहले प्रमोद रंजन जी, आपके पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता थे, आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, तो आप लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, फिर चुनाव में उतर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में लोगों के बीच आएंगे? देखिए, राजनीति तो मुझे विरासत में मिली हुई है और हमारे रगों में जो खून दौड़ता है यह वो खून है जो गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उन तक
पहुंचने का प्रयास करता है, ताकि ये जो वंचित लोग हैं, जिनको अपना हक नहीं मिलता है, जिनको अपना अधिकार नहीं मिलता है और जो अपनी बात सही जगह पर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनकी आवाज़ बनकर उनका साथ देकर कम से कम उनका हक तो दिला दिया जाए और उनको वाजिब जो अपना अधिकार है वो तो दिला दिया जाए। और यह मेरे रगों में बसता है, इसलिए कि मेरे दादा ने भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ी थी। जब देश गुलाम था उस समय भी लड़ते रहे, विधायक बने तब भी लड़ते रहे, मरते तक लड़ते रहे। और उस परंपरा को मेरे पिता स्वर्गीय देवेंद्र कुमार अभय ने भी निभाया। वो जब तक जिंदा रहे गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते रहे, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ते रहे, जो शोषित और पिछड़े लोग थे उनके लिए लड़ते रहे। तो ये तो मेरे खून में दौड़ता है सचिन जी, इसलिए राजनीति मुझे विरासत में मिला हुआ है। दादाजी की बात करें आपके, तो उन्होंने 2 बार विधायक रहा और ऐसा काम किया कि महाराजगंज के लोगों के दिलों में बसते हैं। आज भी महाराजगंज के आप कहीं भी भ्रमण करें, आपके दादाजी का नाम जरूर वो लोग याद करते हैं। तो उनके बाद जो विधायक बने, क्योंकि उन्होंने जब विधायक बने थे वो 1962-67 का दौर था, उस समय उतनी सुविधाएँ नहीं मिलती थी, उतने फंड नहीं मिलते थे। उनके बाद जो विधायक बने, क्या आपको लगता है महाराजगंज को जो विकास होना चाहिए वो विकास हो पाया? जो विधायक है वो लोगों के दिल में ऐसा काम किए हो कि लोगों के दिल में उतर सके? देखिए, जब आप इसको पीछे चलिएगा तो आप 5 दशक पीछे चले जाएंगे और 5 दशक में 6 दशकों में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आए और महाराजगंज को रिप्रेजेंट किया लोगों ने। कुछ लोग बाहर से भी आकर यहाँ से प्रतिनिधि बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोकल लोग भी यहाँ से प्रतिनिधि बने। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपने ठीक कहा कि फंड का अभाव था। जब उमाशंकर प्रसाद यहाँ विधायक थे तो उस समय फंड का अभाव था। अब तो बहुत सारे फंड आते हैं, भी महाराजगंज आते होंगे। जो महाराजगंज 50 साल पहले था वही महाराजगंज आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो सड़कों का निर्माण उमाशंकर प्रसाद के कार्यकाल में मुख्य सड़क का निर्माण हुआ, वही सड़क आज भी दिखाई पड़ता है। आगे बन जाए वो मैं इसका एथी नहीं करता हूँ। और महाराजगंज क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं कि क्षेत्र डेवलप कर रहा है या यहाँ के लोग डेवलप कर रहे हैं, इसको मैं बेईमानी मानता हूँ। हकीकत यही है कि आज भी महाराजगंज को मास्टर प्लान की ज़रूरत है। आज भी महाराजगंज को विकसित करने के लिए, शहर को शहर की तरह देखने के लिए एक ऐसा सोर्सेज की ज़रूरत है कि जो सोर्सेज यह बैठ कर तय कर सके कि आखिर महाराजगंज खूबसूरत कैसे होगा। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहता हूँ। सब लोग सम्मानित थे, जो यहाँ विधायक रहे हैं जनता ने चुनकर भेजा था, उनका मैं सम्मान करता हूं, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूंगा और सच्चे मन से और खुले दिल से कहूंगा कि जो महाराजगंज को हक मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। आपके दादाजी स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद के अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गए। यानी देखा जाए तो शहीदों की धरती है, बहुत सारे लोग यहाँ शहीद हुए, कुर्बानी दिए। तो क्या इन शहीदों के साथ विकास ना कर महाराजगंज का अपमान किया जाता है? देखिए, आप चलिए ना, आप इतिहास उठाइए तो उमाशंकर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद फुलेना प्रसाद थे, दोसरन सिंह जी थे, बंसीलाल जी थे, बहुत सारे लोग थे। अनगिनत नामे हैं जिन्होंने महाराजगंज की आज़ादी, देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। लेकिन जो महाराजगंज शहीदों की भूमि कही जाती है, जो महाराजगंज क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, जो महाराजगंज स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि कही जाती है, वो महाराजगंज को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो जिस महाराजगंज को जो उत्थान मिलना चाहिए, जिस महाराजगंज को, उस महाराजगंज को विकास मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सका और इसका अफसोस है। आप छोटा सा उदाहरण देखिए, 1991 के दशक 91 के कार्यकाल में जब माननीय लालू प्रसाद जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, महाराजगंज को अनुमंडल का दर्जा मिला। आप देखिए 91 से लेकर ये 30 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए और महाराजगंज आज तक जिला का दर्जा नहीं प्राप्त कर सका। आखिर कौन लोग दोषी हैं? महाराजगंज की जनता दोषी नहीं है। अगर इसकी अब तक गहराई तक जाएंगे तो आप सरकार को दोषी मान सकते हैं, जनप्रतिनिधियों को दोषी मान सकते हैं, जो MP हुए, MLA हुए, जिला पार्षद हुए, उनको दोषी मान सकते हैं कि ये आवाज़ सही जगह तक नहीं पहुंच पाई। महाराजगंज को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। अगर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र हो सकता है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, महाराजगंज नगर पंचायत हो सकता है, महाराजगंज अगर अनुमंडल मुख्यालय हो सकता है, तो 40 वर्षों में यह जिला मुख्यालय क्यों नहीं हो सकता है? आखिर इसके पीछे कौन दोषी है? और यही सब मुद्दे हैं जो उठाना है, लोगों को जगाना है और यह बताना है
कि नहीं, अगर आपका प्रतिनिधि सही होगा, सही तरीके से सदन से और सड़क तक आपकी बातों को रखेगा, तो इस महाराजगंज को विकास मिलेगा। आपने एक बातें बताई कि जो सड़कें आपके दादाजी के कार्यकाल में बनी थी वो सड़कें आज भी दिखाई दे रही है। अभी बात करें एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लगातार दावे करते हैं कि पूरे राज्य की जितनी भी सड़कें हैं पक्कीकरण किया जा रहा है, तो क्या उनके दावे ज़मीनी स्तर पर फेल हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, और वो जो दावे करते हैं कि हर टोला की गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ना, जिले के सड़क से राज्य की राजधानी को 6 घंटे में पहुंच जाना, ये सब बातें ये अलग रखता है। आप महाराजगंज क्षेत्र की बात है, आप महाराजगंज शहर में आए हुए हैं, आपने देखा है इस शहर की स्थिति। आप जब सड़क पर चलेंगे तो हिचकोले खाते हुए चलेंगे, आपको लगेगा कि आप कहीं 2 फीट नीचे जा रहे हैं, 1 फीट ऊपर आ रहे हैं, 2 फीट नीचे जा रहे हैं। तो अगर ये अनुमंडल मुख्यालय का सड़क है और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय का सड़क है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय का सड़क है, तो अगर इस सड़क को देखा जाए तो सब विकास अलग रह जाता है। तब यह माना जाता है कि अगर शहरी क्षेत्र का यह हाल है तो गाँव की क्या स्थिति होगी। ज़मीनी स्तर पर ये सब दावे जो हैं फेल नजर आते हैं। हम तो अपने क्षेत्र की बात कर ही बोलेंगे ना। हम जो जहाँ रहते हैं, जो मैं कपड़ा पहनूंगा उसी कपड़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना। अगर मेरे यहाँ अगर सड़क जर्जर है, मेरे यहाँ अगर विकास नहीं है, मेरे यहाँ नाले का पानी सड़क पर बहता है, तो मैं यही ना कहूँगा कि विकास का ये जो दावा है वो खोखला है। महाराजगंज की देखा जाए तो मुख्य समस्याएं क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, इन सब के मामले में महाराजगंज की क्या स्थिति है? देखिए, महाराजगंज की अगर मुख्य समस्या पर जाएगा तो सबसे पहले समस्या है कि यहाँ शैक्षणिक संस्थानों का विकास होना, पहला। दूसरा, आज जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे रोजगार उपलब्ध हो, यह एक बहुत बड़ा समस्या है कि उनको कैसे दुकान खुल सके या उन्हें नौकरी मिल सके या कोई ऐसा व्यवसाय मिल सके जिनका जीविकोपार्जन उनका हो सके, यह समस्या है। सड़कों का डेवलप करना सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की बात करें तो आप ठीक है, यहाँ अनुमंडल स्तरीय अस्पताल खुल गया है और राज्य सरकार ने यह दिया है, ठीक है, वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन यहीं एक बगल में PSC है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से है, उसका डेवलप करना जरूरी है। तो इन सब मुद्दों पर जब आप गौर करेंगे, आप नगर पंचायत में बैठे हुए हैं, शहरी क्षेत्र है, जल नल योजना की बात होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी महाराजगंज शहर के 14 वार्डों में घर घर तक जल नल नहीं पहुंचा है। आज भी सड़कों पर पानी बहता है, आज भी लोग पानी के लिए सड़क से बाहर निकल कर जाते हैं, चापाकल से पानी लेते हैं। तो अगर यही विकास है तो यह विकास मुझे पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे साथ युवा पीढ़ी को भी नहीं अच्छा लगता होगा। महाराजगंज में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, आपको किसी भी पार्टी के हो, ये जिला महाराजगंज को जिला बनाने की मांग काफ़ी वर्षों से आ रही है, लेकिन आज तक जिला नहीं बनाया गया। जिला घोषित बनाने की मांग होती है, धरना प्रदर्शन भी कई बार हुए हैं, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और उन सबका यही सिर्फ कहना है कि महाराजगंज को जिला बनाने की मांग की जाएगी। तो क्या सिर्फ जिला बनाने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति से की जाती है? देखिए, जो आपने अभी ठीक कहा कि इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, मुझे याद है कि मेरे पिता के नेतृत्व, स्वर्गीय पिता देवेंद्र कुमार अभय के नेतृत्व में एक बार प्रतिनिधिमंडल जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी से मिला था, उस समय भी आश्वासन मिला था कि इसको जिला का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो मेरे पिता के ही नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल एकमा में नीतीश कुमार जी आए थे, तो वहाँ जाकर मिला था। तो वहाँ भी नीतीश कुमार जी ने यह आश्वस्त किया था कि अगर जिले बनाने की बात आएगी तो महाराज, लेकिन मैं इसमें स्पष्ट आपसे बताता हूँ कि पीछे 4 दशकों से, आप 40 वर्षों से पीछे से आप चलिएगा तो ये मुद्दा रहा है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए, लेकिन 40 वर्षों में ईमानदारी पूर्वक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसे जिला बनाने के लिए जो सार्थक पहल होना चाहिए था वह नहीं किया, और यही कारण है कि सरकार की आंखें इस महाराजगंज की तरफ नहीं गई और ये आज तक जिला से वंचित रहा। जिले में अपने 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक पत्रकारिता किया है, लंबा अनुभव है, पत्रकारिता से सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, सेवा और समाज सेवा, मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता तो विशुद्ध समाज सेवा है। अगर आपकी आवाज़ जिलाधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है तो एक पत्रकार है कि अपनी लेखनी से उस आवाज़ को जिलाधिकारी तक पहुंचा देगा, मंत्री तक पहुंचा देगा,
और इस माध्यम से 20 वर्षों में मैंने लोगों की सेवा की है। अगर किसी मजलूम की आवाज़, किसी दलित की आवाज़, किसी पिछड़े की आवाज़, किसी समाज के कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचा, राज्य सरकार तक नहीं, तो हम अपने अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वहां तक हमने पहुंचाया है और उस पर कार्रवाई हुई है और उसको न्याय मिला है। तो इससे बड़ा समाज सेवा क्या हो सकता है? हम तो 20 वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। लोग तो आज आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और मैं 20 वर्षों से जुड़ा हूं। और दूसरी बात, राजनीति तो मेरे विरासत में है, रग रग में राजनीति है, मेरे समाज सेवा मेरे रग रग में भरा हुआ है। इसलिए अगर चुनाव लड़ने की बात मैं सोच रहा हूं तो ये मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति थोड़े है। अगर क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं, अगर क्षेत्र की युवा पीढ़ी चाह रही है कि प्रमोद रंजन जैसा व्यक्ति यहाँ से रिप्रेजेंट करे और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और ये मेरा वादा है कि मेरे जैसा अगर व्यक्ति को यह मौका मिल गया, चुनाव लड़ गया और विधायक बन गया, तो 5 वर्षों में महाराजगंज की तकदीर और तस्वीर दोनों में बदल दूंगा। चलिए, अगर आप चुनावी मैदान में उतरते, विधानसभा 2020 में महाराजगंज की जनता आप पर अगर भरोसा करती है, चुनाव जिताकर भेजती है, विधायक बनने के बाद पत्रकार प्रमोद रंजन जी की पहली प्राथमिकता महाराजगंज के लिए क्या होगी? विकास के लिए क्या मापदंड होंगे, क्या प्लानिंग किए हैं? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये है, मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूँ, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती है, जो यह महसूस करता है कि मैं किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ, मेरी बातें नहीं सुनी जाएंगी, या मैं किसी पदाधिकारी तक अपनी ये बात नहीं पहुँचा सकता, मैं पहले उसकी बात सुनूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो न्याय मिले, अगर उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो भरपेट भोजन मिले, अगर वो रोज़गार की तलाश में है तो कम से कम एक टाइम की जीविका की उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अपने परिवार को खिला सके। पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी कि युवा पीढ़ी जो आज भटकाव के रास्ते में है उसको बेहतर शैक्षिक संस्थान मिले, बेहतर शिक्षा मिले, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार का, महाराजगंज का और देश का उद्धार कर सके, उसमें अपनी सेवा दे सके। तीसरी प्राथमिकता होगी महाराजगंज शहर और अगल बगल के इलाकों का सौंदर्यीकरण, ताकि लगे कि महाराजगंज शहर एक विकसित शहर है। यह प्राथमिकता होगी। और सबसे प्रमुख प्राथमिकता होगी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ कि संघर्ष चाहे जितना होगा, चाहे जितनी लाठियाँ चलेंगी, इसको जिला बनवा कर मैं दम लूँगा और महाराजगंज को निश्चित जिला बना दूंगा। सदन में मेरी आवाज़ गूंजेगी और सड़क पर गूंजेगी। और मुझे विश्वास है कि महाराजगंज के ये जो 5 लाख मतदाता, करीब 4.5 लाख मतदाता हैं, उनकी आवाज़ बनकर जिसकी भी सरकार होगी मजबूर कर दूंगा महाराजगंज को जिला बनाने के लिए। आपने महाराजगंज के सौंदर्यीकरण की बात की तो देखा जाए कि आज के जो समय है काफ़ी लोग व्यस्त थे। शाम को लोग रिलैक्स महसूस करने के लिए एक पार्क खोजते हैं कि पार्क हो जहाँ बैठकर वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। सिवान में ना उस तरह का पार्क है, ना महाराजगंज में है, जबकि नगर परिषद है, अनुमंडल है। आखिर कमियां कहाँ है, किसकी गलतियां मानते हैं? देखिए, सपना था मेरे स्वर्गीय दादा उमाशंकर प्रसाद का सपना था कि महाराजगंज में एक सुंदर पार्क हो, और उसी सपने के कारण आप देखिए महाराजगंज प्रखंड परिसर में गांधी शांति उद्यान है, जिसमें महात्मा गांधी, पूज्य बापू की, महात्मा गांधी की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है। लाखों रुपये की मूर्ति है जो मेरे स्वर्गीय दादा ने दान स्वरूप वहाँ दिया है। और ये उसका कारण ये था कि बापू की प्रतिमा हो और एक खूबसूरत पार्क हो जहाँ शाम को लोग 2 घंटा 1 घंटा बैठकर बापू की प्रतिमा के सामने कम से कम सत्य का ज्ञान हासिल कर सकें, सच्चाई के बारे में जान सकें और अपना समय व्यतीत कर सकें, बच्चे जा सकें। लेकिन वो सपना इसलिए अब अधूरा लगता है कि बरसात के दिनों में उसमें 5 फीट पानी भर जाता है। कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं किया गया कि उसमें टेबल लग जाए, लोग घूम सकें, फिर सकें, फूल लग सके, बगीचा बन जाए छोटा मोटा कि ताकि लोग जाकर वहाँ समय गुजार सकें। यह दुख है। प्रतिमा देने का कभी कभी अफसोस होता है कि जिस मकसद से मेरे स्वर्गीय दादा ने वहाँ प्रतिमा दिया वो मकसद साकार नहीं हो सका। चलिए, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का जनसंपर्क के दौरान लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए सचिन, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। मेरे परिवार का इतना कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में है और पत्रकारिता के माध्यम से भी युवा पीढ़ी से मैं लगातार 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और स्पष्टवादिता मेरी बहुत जगह काम आती है। लोगों के दिमाग में यह है कि प्रमोद रंजन एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे,
उससे आगे पीछे नहीं करेंगे। और युवा पीढ़ी को भी लगता है कि महाराजगंज क्षेत्र को एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कम से कम सदन में तो आवाज़ बुलंदी से उठा सके। इसलिए लोगों का रिस्पांस मेरे प्रति बहुत बढ़िया है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मेरे पिता को जानते हैं, जो मेरे दादा को जानते हैं, उनको ये लग रहा है कि चलिए उमाशंकर प्रसाद जी नहीं है, देवेंद्र कुमार भाई नहीं है, तो अब उनका बेटा तो आया है और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। चलिए, महाराजगंज की लोगों से, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अगर मैं आपके बीच चुनाव मैदान में आ रहा हूं और आने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका अपना बेटा भाई समझकर मुझे सहयोग दीजिए। और मैंने जितनी बातें इस चैनल के माध्यम से आपको कही हैं, एक एक बातें अक्षर से पूरा करूंगा। अगर नहीं पूरा करूंगा तो बनाना बिगाड़ना तो आपके हाथ में है। जब इच्छा हो कान पकड़ के हटा दीजिएगा। तो हमारे साथ ये प्रमोद रंजन जी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराजगंज जिला बनाने की मांग जो है काफ़ी वर्षों से आ रही है। राजनीति होती है, लेकिन मैं लाठियाँ भी खाऊंगा, सदन में आवाज़ भी उठाऊंगा, लेकिन महाराजगंज को जिला बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और महाराजगंज को जिला बनाकर ही दम लूँगा। साथ ही इन्होंने महाराजगंज की जनता से ये अपील किया कि आप मुझे अपना बेटा और भाई समझकर आशीर्वाद दें, ताकि मैं सदन में पहुँच सकूँ और आपकी आवाज़ को उठा सकूँ। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इन पर कितना भरोसा करती है। सहयोगी अभिमन्यु के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।